हक़ ज़ोजियत कब तक ज़बरदस्ती वसूल करता रहूँगा मैं? तुम तो मुझे अपने करीब नहीं आने देती थी ज़ोहरा बीवी। अब दूसरी बीवी ले आया हूँ मैं। अब मुझे तुम्हारी मिन्नतें नहीं करना पड़ेंगी। इर्तिज़ा लिए कि झटके में उसकी दुनिया वीरान कर गया। आंसू ज़ोहरा के हलक में फंस चुके थे। आओ, तुम्हें अपनी दूसरी बीवी से मिलवाऊं, जो खुद मेरे करीब आती है। मेरे लम्स से दिल नहीं भरता उसका, गरूर से कहता हुआ इर्तजा अली खींच कर ज़ोहरा को अपने बेडरूम में ले गया, जहां वो लड़की बेड पर बैठी ज़ोहरा को शदीद हैरत में डाल गई, क्योंकि वो लड़की तो। इर्तजा कमरे में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर एक दिल फरेब मुस्कुराहट फैल गई। कमरा खूबसूरत रोशनी और फूलों से अच्छी तरह सजाया गया था। आज उसकी जिंदगी की सारी खुशियां मुकम्मल हो चुकी थी। ज़ोहरा का साथ वो साथ था जिसने उसकी जिंदगी को मुकम्मल कर दिया। खूबसूरती से लहंगा सजाकर बेड पर बैठी हुई ज़ोहरा उसे दुनिया जहां की खूबसूरती समेटे हुए अपनी मुंतजिर महसूस हुई। मुस्कुराते हुए वो अंदर दाखिल हुआ और ज़ोहरा के सामने जाकर बैठ गया, लेकिन उसे यूं महसूस हुआ जैसे ज़ोहरा किसी और ही सोच में गुम है। उसकी आंखों में वो चमक नजर नहीं आ रही थी जो निकाह के वक्त थी। इर्तजा ने मुस्कुराते हुए ज़ोहरा का हाथ थाम लिया, जिनमें वाजिया तौर पर कपकपाहट थी। शायद वो आने वाले लम्हात के बारे में खौफजदा थी। मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए शुक्रिया, इर्तिज़ा ने दिलकश लहजे में कहा। तो ज़ोहरा ने पलकें उठाकर उसे देखा और फिर बमुश्किल मुस्कुरा दी। मेरा वादा है कि मैं तुम्हें कभी भी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं दूंगा। उसने एक बार फिर बात का आगाज किया। मेरे लिए मेरी मम्मा बहुत अहम है और मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी हर बात पर अमल करो। उसकी बात पर ज़ोहरा ने इस बात में सर हिला दिया। इर्तिज़ा ने हैरत से उसे देखा। वो हर वक्त बोलने वाली लड़की आज एकदम से चुप क्यों हो गई? हो सकता है कि ये वक्त का तकाजा हो, लेकिन फिर भी ज़ोहरा और वो एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे। काफ़ी अरसे से वो एक दूसरे को जानते थे और इर्तिज़ा और ज़ोहरा की लव मैरिज थी। लेकिन उसके बावजूद मुँह दिखाई के तौर पर इर्तिज़ा ने उसे एक खूबसूरत नेकलेस गिफ्ट किया, तो वो मुस्कुरा दी। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं चेंज करने जा रही हूँ। उससे पहले कि वो मस्जिद उसके करीब आता, ज़ोहरा बहाना करते हुए उठ खड़ी हुई। इर्तिज़ा का दिल चाह रहा था कि वो उसके पास बैठी रहे और वो उसके हसीन सरापे को सहराता रहे, लेकिन उसकी थकन का ख्याल करते हुए वो खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद ज़ोहरा चेंज करके वापस आई, तो इर्तिज़ा चेंज करने के लिए चला गया। फ्रेश होकर जैसे ही वो बाहर आया, वो ये देखकर हैरान रह गया कि ज़ोहरा ने खुद को कंफर्टर से अच्छी तरह ढांप रखा था। आज उसकी अजीबो-गरीब हरकतें देखकर इर्तिज़ा को हैरत के साथ-साथ अब गुस्सा भी आ रहा था। ये उन दोनों की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी और वो इस रात की खूबसूरती में भंग डालते हुए उसे खराब कर रही थी। वो जल्दी से ज़ोहरा की तरफ बढ़ा और खींचकर कंबल उतार दिया। क्या हुआ है ज़ोहरा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे बहुत नींद आई है इर्तिज़ा, मैं सोने लगी हूँ। उससे पहले कि वो दोबारा लेटती, इर्तिज़ा ने आगे बढ़कर उसे कमर से थामकर अपने करीब कर लिया। जी नहीं मोहतरमा, आज आप मेरी इजाज़त के बगैर नहीं सोएंगी। और उससे पहले कि वो मज़ीद आगे बढ़ता, ज़ोहरा ने दोनों हाथ इर्तिज़ा के सीने पर रखते हुए उसे ज़ोरदार तरीके से पीछे धकेल दिया। वो इस अचानक अफ़ताब के लिए तैयार नहीं था, इसलिए बौखला कर पीछे हट गया, जबकि अब उसकी आंखों में वाज़िया गुस्सा नज़र आने लगा था। ये क्या पागलपन है अरीशा? इर्तिज़ा ने संजीदा लहजे में उससे पूछा, जब ज़ोहरा एकदम से ही गुस्से से उसे देखने लगी। मैंने कहा मैं सोना चाहती हूँ और मुझे हाथ मत लगाना इर्तिज़ा, मेरे करीब आने की ज़रूरत नहीं है। उसको अभी भी महसूस हो रहा था जैसे ज़ोहरा उससे मज़ाक कर रही है। अगर ये मज़ाक था तो काफ़ी बुरा मज़ाक था, लेकिन उससे पहले ही ज़ोहरा ने पास पड़ा चाकू उठाकर अपने नब्ज़ पर रख दिया। मैं मज़ाक नहीं कर रही इर्तिज़ा, अगर तुम मेरे करीब आए या तुमने मुझे तंग करने की कोशिश तो उसके अंजाम के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। ज़ोहरा का चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो रहा था और उसकी सांस तेज़ी से चल रही थी। उसे दूर रखो, उसे खुद से दूर करो अरीशा। इर्तिज़ा तेज़ी से ज़ोहरा की जानिब बढ़ा और उससे चाकू लेकर दूर फेंक दिया। ठीक है, तुम सो जाओ, लेकिन प्लीज़ इस तरह का पागलपन मत करो। वो जो उसकी ये हरकत देखकर काफ़ी खौफज़दा हो चुका था,
उसे ज़ोहरा जैसी पढ़ी लिखी लड़की से ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो एक दूसरे को जानते नहीं थे। मैं समझ नहीं पा रहा तुम ये सब क्यों कर रही हो। ज़ोहरा इस बार इर्तिज़ा का लहजा कदरे नर्म था। तुम मुझसे मोहब्बत करती थी और मेरी कुर्बत के लिए किस हद तक दीवानी थी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और आज जब खुदा ने हमें एक दूसरे से मिला दिया है तब तुम मेरे करीब न आने के लिए खुद को मारना चाहती हो। उसके लहजे में वाजिया तौर पर कुर्ब नजर आ रहा था। उसे ज़ोहरा की यह हरकत काफी हर्ट कर चुकी थी, जबकि ज़ोहरा बस खामोशी से उसे देखती रही। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ प्लीज। इर्तिजा ने नरमी से उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुम्हें मुझसे वक्त चाहिए तो मुझे बताओ, लेकिन ऐसे मत करो। ज़ोहरा ने अपना हाथ इर्तिजा की गिरफ्त से निकाल लिया और सोने के लिए लेट गई। इर्तिजा कुछ देर उसे देखता रहा और जब ज़ोहरा की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला, वो खामोशी से सिगरेटें उठाकर टेरेस पर आ गया। क्या क्या ख्वाब नहीं देखे थे उसने उस रात के हवाले से। ज़ोहरा का साथ उसे मिला भी तो कैसे। न जाने वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रही थी। सिगरेट का धुआं फिजा में उड़ाते हुए वो मुसलसल उसी बात को सोच रहा था। इस वक्त उसका रंग बिल्कुल सुर्ख हो रहा था और सर्दी के बावजूद उसे सर्दी का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा था। आखिर ज़ोहरा ऐसे कैसे कर सकती है। क्या उसकी मोहब्बत इतनी बेमोल हो गई कि ज़ोहरा उसके करीब भी नहीं आना चाहती। अजियतनाक सोचों ने उसे इर्द गिर्द से घेर लिया। वो यह सब कुछ सोचना नहीं चाहता था, लेकिन उसके बावजूद उसके ज़हन के स्क्रीन पर यही सोचें मंडला रही थी। हो सकता है कि किसी किस्म का स्ट्रेस हो और सुबह तक नॉर्मल हो जाए। मुझे अभी से ज़ोहरा के बारे में कोई राय नहीं कायम करनी चाहिए। काफ़ी देर सोचने के बाद वो वापस कमरे में आ गया। ज़ोहरा मुकम्मल तौर पर नींद की वादियों में उतर चुकी थी। लाइट ऑफ करते हुए इर्तिजा भी बेड पर लेट गया। थोड़ी देर के बाद वो भी नींद की वादियों में गुम हो गया। सुबह उसकी आंख खुली तो ज़ोहरा पहले ही कमरे से बाहर चली गई थी। उसे ये देखकर भी हैरत हुई कि ज़ोहरा को रुकना चाहिए था, उसका इंतजार करना चाहिए था। आखिर उसकी माँ उसके बारे में क्या सोचेंगी। उसे अब हकीकत में ज़ोहरा पर गुस्सा आया था। तैयार होने के बाद वो ऑफिस जाने का इरादा रखता था। वैसे तो उसने सोच लिया था कि वो हनीमून प्लान करेंगे, लेकिन अब वो ज़ोहरा को सजा देना चाहता था। इसीलिए आज उसका ऑफिस जाने का इरादा था। ज़ोहरा की सुबह आंख खुली तो इर्तिजा गहरी नींद में सो रहा था। एक पल के लिए उसने इर्तिजा के मासूम चेहरे को देखा। उसकी आंखों के गोशे नम होने लगे। वो हरगिज ऐसा नहीं चाहती थी कि वो इर्तिजा के साथ ये सब कुछ करेगी, लेकिन उसके पीछे छुपे राज से सिर्फ वो ही वाकिफ थी। उस वक्त वो अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी। उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कुराहट थी जब एकदम से कमरे का दरवाजा खुला और जरीना बेगम अंदर दाखिल हुई। उसे हैरत हुई इस वक्त अपनी सास को अपने कमरे में देखकर। मुबारक हो मेरा बच्चा, जरीना बेगम ने जोहरा के माथे पर बोसा देते हुए कहा, तो वो सुकून से आंखें मूंद कर मुस्कुरा दी। वो अच्छी तरह जानती थी कि जोहरा और इर्तिजा की शादी सिर्फ इर्तिजा की मर्जी की बिना पर की गई है, लेकिन इसे ये अंदाजा नहीं था कि उसकी सास उसे इतना दिल से तस्लीम करेगी। अगर तुम महसूस ना करो तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ जोहरा। उसकी सास उसके पास ही बेड पर बैठ गई। जी जी आंटी, आप प्लीज बताएं। जो हमारे दरमियान बात होगी उसे तुम इर्तिजा के सामने बयान मत करना। जोहरा ने अपनी सास के चेहरे पर फैलती हुई परेशानी को देखा। आप फिक्र मत करें, मैं इर्तिजा को कुछ नहीं बताऊंगी। उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ फैला। अल्लाह ने मुझे एक अरसे औलाद नहीं दी थी और इर्तिजा मैंने बड़ी मिन्नतों और मुरादों के बाद हासिल किया है। उसके सास ने बात का आगाज किया। उसके अफसुर्दा लहजे पर जोहरा उन्हें देखती रह गई। मेरी जिंदगी का कुल सरमाया सिर्फ इर्तिजा ही है और आज मैं तुमसे जो कुछ कहने जा रही हूँ एक बेटी समझ कर ही कह रही हूँ, ताकि तुम इस पर अमल करो। उसकी सास ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा। जी आंटी, क्यों नहीं, आप मुझे बताएं, मैं जरूर अमल करूंगी। बेटा, दरअसल मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि शादी के 40 दिन तक तुम इर्तिजा को अपने करीब नहीं आने दोगी। और जोहरा अपनी सास की बात सुनकर हैरत से उन्हें देखती रह गई। ये आप क्या कह रही हैं आंटी। जोहरा ने बेयकीनी से अपनी सास को देखा तो उनकी आंखें भीगने लगी। बेटा, दरअसल जिस पीर साहब की तवीज़ात से इर्तिजा पैदा हुआ था
उन्होंने ही मुझे बताया है कि इर्तिज़ा शादी के 40 दिन तक अपनी बीवी के करीब ना जाए, तो ही ये दोनों के हक में बेहतर होगा। ज़ोहरा कभी भी इन तवीज़ धागों पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन अब सास के सामने वो मुकम्मल बेबस थी। आंटी, इर्तिज़ा ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे, और वैसे भी हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए, ना कि तवीज़ धागों पर। मैं जानती थी ज़ोहरा कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी, लेकिन मैं क्या करूं? मैं माँ हूँ और मजबूर हूँ। मेरा दिल नहीं मानता। मैंने आज तक कोई भी काम पीर साहब की मर्जी के बिना नहीं किया, और उसमें मुझे हमेशा फायदा हुआ है। ज़ोहरा बस बेबसी से अपनी सास को देखती रह गई। अब यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कह सकती थी। उसकी सास ने उसका हाथ थाम लिया। तुम मुझसे वादा करो कि तुम 40 दिन तक इर्तिजा को अपने करीब नहीं आने दोगी, चाहे इर्तिजा तुम पर गुस्सा करे या नाराज हो। लेकिन मैं सब कुछ संभाल कर उसे समझा दूंगी, प्लीज। उसकी सास ने बेख्तियार ही उसके सामने हाथ जोड़ने चाहे, जिन्हें उसने मजबूती से पकड़ लिया। वो कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी। ठीक है आंटी, आप प्लीज हाथ मत जोड़ें, मैं ऐसा ही करूंगी। उसने कितनी बेदिली से ये सब कुछ कहा था, सिर्फ वही जानती थी। लेकिन उस वक्त वो अपनी सास की पहली फरमाइश को कभी भी रद्द नहीं कर सकती थी। वो जानती थी कि इर्तिजा के लिए उसकी माँ कितनी अहमियत रखती है, और पहली ही रात को उसकी माँ की बात को रद्द करके उन्हें नाराज करना वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उसकी बात सुनकर जरीना बेगम मुस्कुरा दी। मुझे तुम पर यकीन था, तुम कभी भी मेरी बात नहीं टालोगी। और उनकी बात सुनकर जोहरा बमुश्किल मुस्कुराई। जब उठते हुए कमरे से बाहर चली गई, और उसके बाद वो सब कुछ करना पड़ा उसे, जो वो इर्तिजा के सामने कभी भी नहीं करना चाहती थी। अभी भी वो इर्तिजा के जागने से पहले कमरे से बाहर चली गई। वो एक बार फिर इर्तिजा की नाराज नजरों और सवालों का जवाब नहीं दे सकती थी। उसकी सास किचन में नाश्ता लगवा रही थी, और जैसे उसे देखते ही खिल उठी। खूबसूरत जिंदगी की पहली शुरुआत, बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान। उन्होंने ज़ोहरा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो वो मोहब्बत से मुस्कुरा दी। लेकिन उसके चेहरे पर छाई हुई उदासी देखकर उसकी सास समझ गई कि वो क्यों उदास है। इसीलिए उसके दोनों हाथों को थामते हुए उसके करीब आ गई। तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ तुम उसके फायदे के लिए कर रही हो। उन्होंने एक बार फिर उसे तसल्ली देना चाही। जी, लेकिन आंटी, मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे नाराज हो, और हमारी जिंदगी की शुरुआत इस तरह हो। ज़ोहरा को अभी तक उस सब से खौफ महसूस हो रहा था। वो कभी भी तुमसे नाराज नहीं रह सकता, मैं जानती हूँ। वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। जब उसे सच्चाई का इल्म होगा, तब वो तुम्हारी बात को समझ जाएगा। लेकिन अभी 40 दिनों तक तुम उससे किसी भी बात का जिक्र नहीं करोगी। बस उससे दूर रहना, प्लीज। ज़ोहरा ने इस बात में सर हिला दिया। जरीना बेगम ने मुलाजमा को नाश्ता टेबल पर लगाने को कहा। तभी ऑफिस के लिए तैयार इर्तजा सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाई दिया। ज़ोहरा ने एक नज़र उसके बुझे हुए चेहरे को देखा। अस्सलाम वालेकुम मामा। इर्तजा ने ज़ोहरा को नज़रअंदाज कर दिया, और ये बात जोरदार तरीके से उसके दिल में चुभी थी। जब उसकी सास ने एक बार फिर तसल्ली अमेज निगाहों से उसे देखा, तो वो खामोशी से चेयर पर बैठ गई। इर्तिजा भी नाश्ते के लिए बैठ गया। ज़ोहरा को महसूस हो रहा था कि वो सिर्फ नाराजगी की वजह से ही जाने का इरादा रखता है। नाश्ते के दौरान भी इर्तिजा ने ज़ोहरा को मुखातिब करना ज़रूरी नहीं समझा। बस एक दो बार उसने शिकवा कुन नज़र उस पर डाली। नाश्ते के बाद वो उठकर ऑफिस के लिए निकल गया, जबकि ज़ोहरा अफसुर्दगी से अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर के बाद उसके घर वाले उससे मिलने के लिए आए, और वो उनसे घुल मिल कर मुस्कुरा दी थी। बस कुछ ही दिनों की बात थी, और फिर वो और इर्तिजा एक हो जाते। ज़ोहरा हमेशा सोमो सलाद की पाबंद रही। उसने कभी भी शरीय अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं की, लेकिन अब मजबूरन से उसे ये सब कुछ करना पड़ रहा था। अगर उसमें उसकी सास की मर्जी शामिल ना होती, तो शायद वो कभी भी इन बातों पर यकीन नहीं रखती। लेकिन उस वक्त वो मजबूर हो चुकी थी। उसकी सास ने ये मसला माँ से डिस्कस करने से भी उसे मना कर दिया था। उसके साथ की शातिर तबीयत से अगर वो वाकिफ हो जाती, तो शायद वो कभी भी ये सब कुछ नहीं करती। उस सब के पीछे छुपे राज से पर्दा उठने के बाद शायद उसे कितना पछताना पड़ता, ये वो सोच भी नहीं सकती थी। जरीना बेगम इस वक्त अपने कमरे में उसी के बारे में सोच रही थी। इर्तिजा उनका इकलौता बेटा था, और उसके लिए उन्होंने हमेशा अपनी भांजी शरीन को पसंद किया, जो कि उनकी पसंद के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट थी। और सबसे बढ़कर वो इनकी बहन की बेटी थी।
लेकिन जब रिश्ता मांगने का वक्त आया, तो इर्तज़ा ने उनके समातों पर ये बम फोड़ दिया कि वो किसी और को पसंद करता है। वो तो कभी-कभी यकीन नहीं कर सकती थी कि उनका बेटा उनकी मर्ज़ी के खिलाफ जाएगा। उन्होंने काफ़ी मेहनत की कि वो इर्तज़ा को अपनी बात पर कायल कर लें, लेकिन इर्तज़ा उसी बात पर डटा रहा कि वो ज़ोहरा को पसंद करता है, और ना सिर्फ उसे पसंद करता है, बल्कि उसे अपनी शरीके हयात के तौर पर अपनाना चाहता है। ज़ोहरा के अलावा वो किसी को भी नहीं पसंद कर सकता, और शहरीन तो उसके लिए बिल्कुल एक ऐसी लड़की है जो कभी भी उसके मिजाज से मैल नहीं खा सकती। मम्मा प्लीज, आप एक बार ज़ोहरा से मिल तो लें, उसमें कोई खामी नहीं है, देखिएगा, वो आपको बेहद पसंद आएगी। और बेटे की जिद के आगे उन्हें हार मानना पड़ी। अब उस खेल को उन्होंने अपनी शातिराना तबीयत के मुताबिक खेलना था। लिहाजा उन्होंने उसी वक्त ये ख्याल बुन लिया था कि वो इर्तज़ा की ज़ोहरा से शादी तो कर देंगी, लेकिन जल्द ही दोनों की राहों को जुदा करके शहरीन को इर्तज़ा की ज़िंदगी में दाखिल करेंगी, ताकि उनकी भांजी हमेशा के लिए उस घर में आ जाए। उन्होंने अपनी बहन को ज़ुबान भी दी हुई थी, और उस रोज़ भी शहरीन ने काफ़ी वावेला मचाया। वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि इर्तिज़ा की शादी उसके अलावा किसी और से हो। जब ज़रीना बेगम ने उसे कायल करने वाले अंदाज में ये शर्त रखी कि सिर्फ 40 दिन के अंदर अंदर ही वो ज़ोहरा को इर्तिज़ा की ज़िंदगी से निकाल कर इन 40 दिनों में ही शरीन और इर्तिज़ा की शादी करवा देंगे, और बिलाखिर शरीन को ये शर्त मानना पड़ी। फिर उस रोज़ ज़ोहरा की मासूमियत का फ़ायदा उठाकर उन्होंने उसके ज़हन में ये बात डाल जिसका खातिर ख्वाह फ़ायदा हुआ था उन्हें। और इस रात ज़ोहरा ने वाक़ई इर्तिज़ा को अपने करीब नहीं आने दिया। इर्तिज़ा के चेहरे की संजीदगी से उन्हें काफ़ी हद तक उसके अंदर जलती जंग का अंदाज़ा हो गया था। सब कुछ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो गया। अब ज़ोहरा को हाथ में करने के बाद उन्होंने बाकी खेल खेलना था, और उसके बाद जो होता देखा जाता। ज़ोहरा के घर वाले उससे मुलाकात करने के बाद चले गए, तो उसने इर्तिज़ा को कॉल की, लेकिन इर्तिज़ा ने उसकी कॉल काट दी। उसने इर्तिज़ा को मैसेज किया, लेकिन मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं आया। शाम को वो वापस आया तो थोड़ी देर ज़रीना बेगम के पास बैठने के बाद वो अपने कमरे में आया था। ज़ोहरा उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। इर्तिज़ा को आता देखकर वो तेज़ी से इर्तिज़ा की तरफ बढ़ी और उसका बैग थाम लिया, जबकि इर्तिज़ा बस एक नज़र उसे देखते हुए चेंज करने चला गया। ज़ोहरा की कॉल और मैसेज के बाद अब उसकी बेकरारी देखकर इर्तिज़ा को अंदर ही अंदर अंदाज़ा हो रहा था कि शायद उसने रात में जो कुछ किया, उसके लिए उसे शर्मिंदगी है। वो चेंज करने के बाद बाहर आया, तो ज़ोहरा एक बार फिर उसकी जानिब मतवज्जा हुई। चाय लाऊं आपके लिए? इर्तिज़ा ने एक नज़र उसके चेहरे की जानिब देखा। हल्के गुलाबी रंग के शलवार कमीज में ढीली सी चुटिया बनाए, जिसमें से निकलती हुई लटें उसके चेहरे को चूम रही थी। सर पर दुपट्टा ओढ़े वो इतनी मासूम लग रही थी कि इर्तिज़ा ने बेसाख्ता ही उसका हाथ थामते हुए उसे अपने ऊपर गिरा लिया। मुझे चाय से ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है ज़ोहरा। उसकी गुर्बत और इर्तिज़ा की सांसों की हिद्दत से ज़ोहरा का दिल बेकाबू होने लगा। उसकी धड़कनें बेतरतीब हो रही थीं, और चेहरे पर हया के रंग फैले थे। काश उनके दरमियान उसकी सास की रखी हुई शर्त रुकावट न बनती, तो वो शायद अपना आप इर्तिज़ा के सामने अयां करते हुए उसे हमेशा के लिए अपना बना लेती। लेकिन उस वक्त वो चाहने के बावजूद ऐसा नहीं कर सकती थी। मुकम्मल तौर पर मेरे लिए महरम होने के बाद भी क्या तुम्हारे पास कोई रीज़न है मुझसे दूर जाने का? इर्तिज़ा का लहजा इस वक्त मुकम्मल बेबस था। ज़ोहरा ने एक नज़र उसे देखा। उसे खुद पर अफ़सोस होने लगा था। क्या हमारा ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी बुनियाद पर कायम है? क्या उसके अलावा हम एक दूसरे के करीब रहने का हक नहीं रखते? ज़ोहरा ने इर्तिज़ा के सामने एक बेबुनियाद सा जवाब पैदा किया। इर्तिज़ा ने आगे बढ़ते हुए हल्का सा उसके लबों को छू लिया। मियाँ बीवी के दरमियान कुछ हकूक़ खुदा की तरफ से कायम करदा हैं, और मैं नहीं चाहता कि हम इन हकूक़ में तरमीम करें। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, इंसान हूँ। बेशक मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं अब मज़ीद तुमसे दूर नहीं रह सकता ज़ोहरा। ये सब कुछ मेरे बस में नहीं है। वो एक बार फिर ज़ोहरा के सामने हार मानते हुए इकरार कर रहा था, जबकि वो बस उसे देखती रह गई। शिद्दत से उसका दिल चाहा था कि वो अपनी सास की शर्ट के बारे में उसे बता दे, लेकिन फिर उसे अंदाज़ा था कि इर्तिज़ा इस तरह की बातों पर यकीन नहीं रखता, और वो कभी भी उसे सिर्फ एक शर्ट के लिए खुद से दूर नहीं होने देगा। ज़ोहरा ने उसकी बाहों की हदूद को तोड़ा और उससे दूर जाने की कोशिश की,
जबकि इर्तिज़ा का चेहरा एक बार फिर मुरझा गया। मुझे कुछ वक़्त दे दें और उसके बाद मैं खुद ही आपकी दस्तरस में आ जाऊँगी। ये कहते हुए वो इर्तिज़ा को देखे बिना कमरे से बाहर चली गई। इस वक़्त उसका रुख किचन की जानिब था, जहाँ जाकर वो इर्तिज़ा के लिए चाय बनाने का इरादा रखती थी। उसे महसूस हुआ था कि इर्तिज़ा के करीब रहना उसके लिए खतरे से कम नहीं है, क्योंकि वो इसको देखने के बाद खुद पर काबू नहीं रख पाता। शाम के खाने के वक़्त फिर तीनों नफूस एक बार फिर खाने की टेबल पर जमा थे, जहाँ मोहब्बत से ज़ोहरा और इर्तिज़ा को देखते हुए ज़रीना बेगम ने अपनी तरफ से पत्ता फेंका। आज सुबह मुझे तुम्हारा ऑफिस जाना अच्छा नहीं लगा इर्तिज़ा। उन्होंने दुनिया जहाँ की नरमी अपने लहजे में समो ली। इर्तिज़ा ने बस नज़रें उठाकर उन्हें देखा। उसे अपनी माँ की बात सुनकर शदीद शर्मिंदगी हुई। उसने ये शादी ज़रीना बेगम की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर की थी और उन्हें पुख्ता यकीन दिलाया था कि ज़ोहरा उनके लिए एक बहुत अच्छी बहू साबित होगी। लेकिन अब ज़ोहरा की मशकूक हरकतें हो सकता है कि उसके साथ-साथ उसकी माँ के लिए भी मुश्किलात पैदा कर दें। बेटा, ज़िंदगी के यही दिन घूमने के होते हैं। तुमने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, तो अब ज़ोहरा को मुकम्मल वक़्त दो। ज़ोहरा ने चौंक कर अपनी सास को देखा। सिर्फ़ एक लम्हे के लिए उसके दिल में अजीब से वहम ने सर उठाया और फिर उसने सख्ती से उस वहम को झटक दिया। हो सकता है कि वो इर्तिज़ा को नॉर्मल करने के लिए सब कुछ कह रही हों। जी मम्मा, अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कुछ दिनों तक इरादा रखता हूँ कि ऑफ़िस से मुकम्मल ऑफ ले लूँ। इर्तिज़ा ने बात ख़त्म करते हुए अपनी मुकम्मल तवज्जो खाने पर मरकूज़ कर ली, जबकि उसकी बात सुनकर ज़रीना बेगम भी मुतमईन हो गई। उनके अंदर किस हद तक सरशारी फैली थी, सिर्फ़ वही जानती थी। उन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था कि अपने रिलेशनशिप को लेकर इर्तिज़ा की राय किस तरह बदल रही है। थोड़ी देर के बाद इर्तिज़ा कमरे में चला गया और ज़ोहरा बस उसकी पुश्त देखती रह गई। ज़रीना बेगम उस वक़्त उसके चेहरे पर फैली हुई उदासी नोट कर रही थी। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रीना बेगम ने ज़ोहरा को देखते हुए कहा। थोड़ी देर तक इर्तिज़ा को मेरे कमरे में भेजना, मैं उसे खुद समझा लूँगी। और सास की बात सुनकर उसने इत्मीनान का साँस लिया। हो सकता है कि वो अब उस मुश्किल से बाहर आ जाए। खाना खाने के बाद वो कमरे में गई तो इर्तिज़ा बेड पर लेटा हुआ था। उसने अपनी गोद में लैपटॉप रखा हुआ था, जिस पर उसकी उँगलियां तेजी से गर्दिश कर रही थी। आपको आंटी अपने कमरे में बुला रही हैं। ज़ोहरा के कहने पर वो खामोश बैठा रहा। थोड़ी देर तक लैपटॉप साइड पर रखते हुए वो उठा और माँ के कमरे की जानिब चला गया। उसे अंदाजा था कि उसकी माँ उस वक्त तो उससे क्या कुछ पूछना चाह रही होगी, लेकिन उसके पास इन सब बातों का जवाब नहीं था। ज़ोहरा कदरे मुतमईन थी, शायद अब सब कुछ उसकी सास अपने वादे के मुताबिक संभाल ले और इर्तिज़ा मुतमईन हो जाए। वो कमरे में दाखिल हुआ तो ज़रीना बेगम इस वक्त अपने बेड पर लेटी किताब के मुताले में मशगूल थी। जी मम्मा, आपने बुलाया मुझे? इर्तिज़ा उनके करीब ही बैठ गया। हाँ, बैठो इर्तिज़ा, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ज़रीना बेगम ने ऐनक उतार कर किताब को बंद कर दिया। इर्तिज़ा की धड़कनों में अजीब किस्म का इर्तआश पैदा हुआ था। इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ ज़ोहरा की वजह से अपनी माँ से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं था। क्या बात है इर्तिज़ा? मैं तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी नहीं देख रही, जो मैं देखना चाहती हूँ। नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है। बस मेरे ख्याल में काम का स्ट्रेस। तुम अपनी माँ से बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हो इर्तिज़ा। ज़रीना बेगम ने उसकी बात काट दी, जबकि इर्तिज़ा खामोश बैठा रह गया। उसके पास इस वक्त बताने के लिए कुछ भी नहीं था। ज़रीना बेगम कुछ देर तो उसके चेहरे की जानिब देखती रही, फिर आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रख लिया। ये सब कुछ तुम्हारा अपना इंतखाब है, उसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकती इर्तिज़ा। मैंने ज़ोहरा को दिल से तस्लीम किया है, लेकिन इस सब के बावजूद तुम मेरे लिए अहम हो और मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी ज़िंदगी में कोई भी कमी देखो। ऐसी बात नहीं है मामा, ज़ोहरा मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। इर्तिज़ा ने ज़ोहरा का दफ़ा करना चाहा। मोहब्बत करने वाले सिर्फ ज़ुबानी कलामी मोहब्बत नहीं करते, बल्कि मोहब्बत का सबूत देते हैं इर्तिज़ा। ज़रीना बेगम उस वक्त अपने बेटे के दिल में शक का वो बीज बो रही थी, जिनके बाद उन्हें अपने मतलूबा नताइज मिलने। उसके साथ ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करो, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करो उसके साथ। हाथ पर हाथ धरे बैठ जाना बुज़दिलों का शिवा होता है। अपनी माँ की बात सुनकर इर्तिज़ा ने खामोशी से सर झुका लिया। मैंने तुम्हारी मर्ज़ी पर अमल करते हुए सब कुछ देख लिया है, और अगर अब भी तुम्हारी मर्ज़ी तुम्हारे सुकून की वजह ना बनी, तो फिर मुझे मजबूरन वो कदम उठाना पड़ेगा
जो मेरी मर्ज़ी में शामिल होगा। वो आज इस वक़्त अपनी माँ की बातों में छुपी हुई धमकी से अच्छी तरह वाकिफ़ था। वो जानता था कि उसकी माँ किस बारे में बात करना चाह रही है। वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल आया, लेकिन इस वक्त वो अपने कमरे में जाने का इरादा नहीं रखता था। सिगरेट सुलगाकर एक बार फिर वो लॉन में चला आया। इधर-उधर टहलते हुए उसके ज़हन में मुख्तलिफ बातें गर्दिश कर रही थीं। आजकल की लड़कियां बाज़ दफ़ा अपने शौहरों को अपने पास नहीं आने देती। ये मिडिल क्लास लड़कियों की मनगढ़ंत बातें होती हैं, जिनके मुताबिक वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही अपने शौहर पर काबू पा सकती हैं। वैसे वो मर्द मर्दों के ज़ुमरे में नहीं आता, जो अपनी ही बीवी से अपने हकूक़ लेने की हिम्मत ना रखता हो। उसके दोस्तों के जुमले जो उनकी महफ़िलों में बैठकर वो काफ़ी बार सुन चुका था, इस वक़्त उसके ज़हन में बुरी तरह गर्दिश कर रहे थे। वो यकीन भी नहीं कर सकता था कि एक रोज़ ये जुमले उसके हालात के मुताबिक हो जाएँगे। ज़रीना बेगम ने चालबाज़ी से मुस्कुराते हुए उसे लॉन में टहलते देखा और फिर खिड़की को बंद कर दिया। वो अपनी तरफ से आग लगा चुकी थी और अब वक्त था ज़ोहरा के साथ इर्तिज़ा के रिश्ते को जलाकर राख कर देने का, और उसके बाद वो इसी राख में से चिंगारी सुलगाकर शहरीन की ज़िंदगी को रोशन कर सकती थी। काफ़ी देर गुज़र गई। वो इस तरह कमरे में टहलता रहा। काफ़ी देर उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन फिर सोने के लिए लेट गई। इर्तिज़ा जब कमरे में दाखिल हुआ तो ज़ोहरा कमरे में सो रही थी। इर्तिज़ा ने नज़र भरकर उसके सोए हुए वजूद को देखा और फिर बेड के करीब ही बैठ गया। अगर वो चाहता तो इसी वक्त ज़ोहरा पर ज़बरदस्ती कर सकता था, लेकिन औरत पर ज़बरदस्ती खुद को मुसल्लत करना उसे अपनी अना के खिलाफ नज़र आया। वो इतना मजबूर और बेबस भी नहीं था कि उसे अपना हक हासिल करने के लिए ज़बरदस्ती करना पड़ती। खामोशी से लेटकर वो काफ़ी देर जाकर यही कुछ सोचता रहा, और फिर न जाने कब वो नींद की वादियों में डूब गया। सुबह उसकी आंख खुली तो ज़ोहरा उस वक्त अपने कमरे में ही थी। नहाकर उस वक्त वो आईने के सामने खड़ी अपने बालों को खुश कर रही थी। इर्तिज़ा ने करवट बदलकर उसे देखा। वैसे तुम्हें इतनी सुबह ये सब दिखावे करने की ज़रूरत नहीं है। इर्तिज़ा ने उस पर तंज का तीर फेंका तो ज़ोहरा ने पलट कर उसे देखा। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो इस वक्त जाग रहा है। ऐसा नहीं है, दरअसल मुझे आदत है हर रोज़ नहाने की, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपनी काफ़ी आदतों को बदलना पड़ेगा। बेमकसद सुबह ही सुबह नहाना छोड़ दो अब तुम। ज़ोहरा उसकी बात में छुपे हुए मफ़हूम को अच्छी तरह जानती थी, इसीलिए खामोश हो गई। इस वक्त उसकी हालत और खामोशी वहां से ढकी छुपी नहीं थी, इसीलिए बेड से उतरकर वो ज़ोहरा के करीब आया और उसको कमर से थामते हुए खुद में समो लिया। क्यों अपना और मेरी ज़िंदगी का तमाशा बना रही हो? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ ज़ोहरा। न चाहते हुए भी वो एक बार फिर उसकी कुर्बत की भीख मांग रहा था। ज़ोहरा मजबूर हो चुकी थी। उसकी गर्दन पर होंठ रखते हुए वो उसे बहकने पर मजबूर कर रहा था। एक बार खुद को मेरी बाहों में सजा कर तो देखो, मैं हमारे रिश्ते की खूबसूरती को मजीद खूबसूरत बना दूंगा। इर्तिजा ने गंभीर सी सरगोशी की। उसकी बढ़ती हुई जसारतों पर ज़ोहरा ने बेख्तियार ही उसकी शर्ट को मुट्ठी में भींच लिया। मैं तुम पर हर हक रखता हूँ ज़ोहरा, और सबसे बढ़कर ये कि मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ। उसने एक बार फिर मोहब्बत का एहसास दिलाया। उससे पहले कि वो मजीद बहक जाते, जब कमरे के दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने दोनों को मुतवज्जा किया। एकदम ज़ोहरा उसकी बाहों से निकली और खुद को नॉर्मल करते हुए दूर हो गई। जब दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने इर्तिज़ा को काफ़ी बदमज़ा किया था, तभी मुलाज़िमा की आवाज़ सुनाई दी, जो उन्हें उसी वक्त नाश्ते के लिए बुला रही थी। तुम चलो, हम आ रहे हैं। उसको जवाब देकर इर्तिज़ा फ्रेश होने के लिए चला गया और ज़ोहरा कमरे से बाहर आ गई। इर्तिज़ा को खुद से दूर रखते हुए आज पूरे 15 दिन गुजर चुके थे। इन 15 दिनों में उसने क्या कुछ नहीं किया था, सिर्फ वही जानती थी। कभी मिन्नत और कभी हिम्मत का मुजाहरा करते हुए वो इर्तिसा से अलहदगी इख्तियार कर लेती। कितनी ही बार वो उसकी कुर्बत की भीख मांगता, तो कभी उसके सामने बेबसी का जाहिर करता। उसने जोहरा से नाराज होकर देखा था, लेकिन उसे यूं महसूस होता था जैसे जोहरा को कोई फर्क नहीं पड़ता हो। वो आज जोहरा की इन हरकतों से मुकम्मल आजिज हो चुका था। जोहरा ने उसे इतना बेबस कर दिया था कि वो अब मुकम्मल तौर पर उससे बदगुमान होने लगा। जरीना बेगम की चुभती हुई निगाहें उससे कितने ही सवाल कर डालती थी। दोनों के रिश्ते की मजबूत डोर आहिस्ता आहिस्ता नाजुक होती जा रही थी, और उससे पहले कि वो मुकम्मल तौर पर टूट जाती, जब आज सुबह ऑफिस निकलते हुए इर्तिजा ने जोहरा को अच्छी तरह बावर करवा दिया था कि वो हनीमून प्लान कर चुका है, और अब अगर उसे जबरदस्ती भी उतरना पड़ा तो वो जबरदस्ती भी कर गुजरेगा।
اسی لیے شام تم خود کو مکمل تیار رکھے۔ زہرا اس کی بات سن کر خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ وہ چاہ کر بھی ارتضیٰ کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر سکتی، اور یہ بات جب اس نے زرینہ بیگم کو بتا دی اور انہیں یہ بھی بتا دیا کہ وہ آج شام ہنی مون کا پلان کر چکا ہے اور اب مزید اسے روکنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، تو وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ لڑکا سراسر اپنا نقصان کرنے جا رہا ہے۔ میرا کل سرمایہ ہی ارتضیٰ ہے، میں کس طرح اسے کھو دوں؟ لیکن آنٹی، اب میرے بس میں نہیں رہا۔ ارتضیٰ میرے شوہر ہیں اور میں اب ان کو مزید خود سے دور نہیں رکھ سکتی۔ یہ ہمارے رشتے کے لیے بہت برا ثابت ہوگا۔ زرینہ بیگم نے زہرا کو دیکھتے ہوئے ایک آخری تیر پھینکا۔ اب وقت آ گیا تھا انہیں اپنی چال بازی پر پورا اترنا تھا۔ تم کر سکتی ہو زہرا، آج شام ہونے سے پہلے تم اپنے میکے چلی جاؤ، ایک ہفتہ رہنے کے لیے۔ اور زہرا ان کی بات سن کر انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ارتضیٰ اسے وارن کر کے گیا ہے، اور اب اگر وہ مائکے چلی گئی تو ارتضیٰ کو کتنا برا لگے گا۔ نہیں آنٹی، میں ایسا نہیں کر سکتی، ارتضیٰ کو بہت غصہ آئے گا۔ اس نے صاف انکار کر دیا، جبکہ زرینہ بیگم اب انکار نہیں سننا چاہتی تھی۔ وہ حقیقت نہیں جانتا تھا، لیکن تم تو حقیقت جانتی ہو نا۔ میں اسے کال کر لوں گی کہ تم شادی کے بعد ایک بار بھی مائکے نہیں گئی، اور تمہاری والدین اس بات پر اعتراض کر رہے تھے، اسی لیے میں نے ان کے اعتراض کو دیکھتے ہوئے تمہیں بھیج دیا۔ مجھے یقین ہے وہ برا نہیں مانے گا۔ ساس کی بات سن کر زہرا پریشانی کا شکار ہو گئی۔ یہ ایک اتنا بڑا خطرہ تھا جو اس وقت وہ لینے جا رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ارتضیٰ یہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا، لیکن اس وقت وہ جتنی بے بس ہو چکی تھی اس کا بیان بھی ناممکن تھا۔ خاموشی سے اٹھ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت اس کے اندر جو جنگ جاری تھی اس سے صرف وہی واقف تھی۔ وہ ارتضیٰ سے بے حد محبت کرتی تھی اور کبھی بھی اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ یہی چاہتی تھی کہ ارتضیٰ سے دور رہنے کا صرف آخری طریقہ یہی ہے کہ وہ ایک ہفتے کے لیے مائکے چلی جائے، اور اس کے بعد وہ پیر جی سے بات کریں گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ شرط ختم کر دیں یا پھر کوئی متبادل حل نکال دیں، لیکن اس وقت یہ ضروری ہے۔ شام ہونے والی تھی اور ارتضیٰ کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ بالآخر اس نے اپنی ساس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ وہ اٹھی، پیکنگ کی اور کمرے سے باہر چلی آئی۔ اس وقت وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے اپنی زندگی کا کتنا غلط فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر اسے ذرا برابر بھی شاطرانہ طبیعت کا اندازہ ہوتا تو وہ کبھی بھی ساس کا ساتھ نہ دیتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے رشتے کی جڑوں کو اکھاڑ کر دوسروں کے ہاتھ میں دے رہی ہے۔ ارتضیٰ کو وہیں جا کر پتہ لگنا چاہیے کہ تم یہاں سے چلی گئی ہو، ورنہ وہ تمہیں جانے نہیں دے گا۔ زرینہ بیگم اس سے گلے ملتے ہوئے اسے سمجھانے لگی اور پھر آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دے دیا۔ ان کی محبت کا لمس، ان کا اپناپن اور خوبصورت لہجہ زہرا کے لیے آستین کے سانپ کی مانند تھا، جسے وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن جب اسے سمجھ آنی تھی اس وقت تک شاید بہت دیر ہو جاتی۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ مائکے چلی گئی۔ شام کو جب ارتضیٰ گھر آیا تو لاؤنج میں بیٹھی ہوئی زرینہ بیگم نے پریشان چہرے سے اس کا استقبال کیا۔ ماں کا پریشان سا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر اس نے پوچھ ہی لیا، مما، کیا بات ہے؟ آپ پریشان نظر آ رہی ہیں۔ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر زہرا کو ایک ہفتے کے لیے اپنے والدین کے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ کم سے کم مجھے تو بتا دیتے ہے، میں نے کون سا منع کرنا تھا ارتضیٰ؟ اور ارتضیٰ کے چہرے پر اس وقت پریشانی امڑ آئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کے لہجے کی حیرت اور آنکھوں کا سوالیہ پن زرینہ بیگم کے لیے سکون کا باعث تھا۔ صبح ہی زہرا یہاں سے چلی گئی، ایک ہفتہ رہنے کے لیے، تمہیں نہیں معلوم؟ اور وہ حیرت سے سن بیٹھا رہ گیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ مڈل کلاس لڑکیاں کبھی بھی جذبات کو سمجھ نہیں سکتی، لیکن تم نے میری ایک بات نہیں مانی ارتضیٰ۔ زرینہ بیگم کی باتیں چلتی پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ ارتضیٰ اس وقت غصے میں بالکل بھی بھر چکا تھا۔ اسے ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی حکم عدولی کے لیے وہ اس حد تک جا سکتی ہے، جبکہ وہ اسے صبح بتا کر گیا تھا کہ وہ گھر پر ہی رہے، بلکہ اپنا مکمل سامان پیک کر لے۔ میں اسی ہفتے تمہارا نکاح زہرا کی غیر موجودگی میں شہرین سے کروا رہی ہوں، اور تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا حتمی فیصلہ سناتے ہوئے زرینہ بیگم اٹھ کر کمرے میں چلی گئی اور ارتضیٰ وہیں بیٹھا رہ گیا۔ غصے سے اس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تو تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا زہرا، تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ارتضیٰ نے آئینے کے سامنے پڑی ہوئی ہر چیز کو زمین بوس کر دیا۔
اس وقت اسے یقین ہو چکا تھا کہ زہرہ اس کے لیے ایک بہترین انتخاب نہیں تھی۔ اس نے محبت کے چکر میں زہرہ پر اندھا اعتماد کیا اور اسے عزت دی، لیکن وہ اس عزت کے قابل نہیں تھی۔ اس وقت زہرہ کے کال اسے موصول ہوئی، لیکن اس نے موبائل اٹھاتے ہی دیوار پر دے مارا۔ اسے زہرہ کے ساتھ ساتھ خود سے، اپنی محبت اور اپنے وجود سے بھی گھن آ رہی تھی۔ بس اب اور نہیں، تم میرا بہت تماشا بنا چکی ہو زہرہ۔ ارتضیٰ نے غصے سے سوچا، کاش زہرہ کو اندازہ ہوتا کہ اس نے اپنے اور ارتضیٰ کے درمیان ایک ایسی دیوار قائم کر دی ہے جو کبھی بھی ان کے رشتے کو پہلے جیسا نہیں بنا پائے گی۔ زہرہ جب سے گھر آئی تھی اس کا بے چینی سے برا حال تھا۔ گھر والوں نے اس سے پوچھا کہ ارتضیٰ ساتھ نہیں آیا، تو اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ ایک ہفتہ یہاں پر رکے گی کیونکہ ارتضیٰ ضروری کام کے سلسلے میں باہر جا رہے ہیں۔ اس نے ان سب کو تو مطمئن کر دیا تھا، لیکن اندر کی حالت سے صرف وہ واقف تھی۔ نہ جانے کیوں اسے بار بار یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے بہت غلط کیا ہے۔ اس نے ارتضیٰ کو کال کی، لیکن اس کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ زرینہ بیگم سے اس نے بات کی تو انہوں نے اسے اطمینان دلا دیا کہ ارتضیٰ نے کوئی بھی ایسا غیر متوقع رد عمل نہیں دیا، بلکہ انہوں نے ارتضیٰ کو اپنی باتوں سے مطمئن کر لیا ہے۔ اس وقت ارتضیٰ کسی میٹنگ میں مصروف ہے، اسی لیے شاید وہ تمہاری کال نہیں اٹھا پا رہا۔ دوسرا روز بھی اسی طرح گزر گیا۔ اس شام شہرین کے گھر والوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے 2 دن کا وقت لیا، اور وہ چاہتی تھی کہ 2 دن کے اندر اندر شہرین اور ارتضیٰ کا نکاح ہو جائے۔ ارتضیٰ نے منع کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب زرینہ بیگم نے ان کے سامنے مکمل طور پر یہ شرط رکھ لی تھی کہ وہ اس نکاح میں زہرہ کو بلائے بغیر 2 ہی دنوں میں شیرین سے نکاح کرے گا، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے اسے یہیں چھوڑ کر بیرون ملک چلی جائیں گی، اپنے بھائی کے پاس۔ جب ارتضیٰ کو ان کی خوشی کا اندازہ نہیں ہے تو پھر وہ کیوں ارتضیٰ کے پاس بوجھ کی طرح رہے؟ انہوں نے یہ شرط بھی عائد کر دی کہ اگر ان 2 دنوں کے اندر زہرہ خود بخود واپس آ گئی اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو وہ یہ نکاح روک دیں گی، لیکن ان 2 دنوں میں نہ ہی وہ زہرہ سے خود رابطہ کرے گا اور نہ ہی اسے اس نکاح کے متعلق بتائے گا، جبکہ زہرہ سے بات کرتے ہوئے وہ اسے مکمل یقین دلا رہی تھی کہ وہ واقعی آفس کے کام میں حد درجہ مصروف ہے اور فی الحال زہرہ کے معاملے پر کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا۔ نہ جانے کیوں ان کی تسلی کے باوجود زہرہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ایسی بھی کیا مصروفیات کہ ارتضیٰ اس سے ملنے بھی نہیں آیا اور نہ ہی اس نے اس سے کوئی بات کی۔ کچھ لوگ ہمارے رشتوں میں سانپ کی طرح ہوتے ہیں، وہ نامحسوس طریقے سے ہماری رگوں میں زہر انڈیل دیتے ہیں اور پھر چپکے سے ہم سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اور جب یہ زہر ہماری رگوں میں پھیلتا ہے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتا، اور بالآخر اس زہر سے تڑپ تڑپ کر ہم اپنی جان دے دیتے ہیں۔ جہاں ارتضیٰ کے دل کی بدگمانی بڑھتی جا رہی تھی، وہیں زہرہ کی معصومیت اس کی جان لے رہی تھی۔ وہ مسلسل غلطی پر غلطی کر رہی تھی۔ اپنے رشتے کے حوالے سے کسی پر بھی اتنا اندھا یقین نہ کریں کہ وہ آپ کے رشتے میں آپ کی معصومیت کی آڑ لے کر آپ کے رشتے میں ایسی درار پیدا کر دے جس سے آپ کبھی بھی نہ بھر پائیں۔ بالآخر وہ شام بھی آ گئی جس شام سادگی سے ارتضیٰ اور شہرین کا نکاح تھا۔ زرینہ بیگم نے بہت شاطر طبیعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نکاح کو سب سے مخفی رکھا۔ بس ایک بار وہ شہرین کو اس گھر میں لانا چاہتی تھی، اور اس کے بعد زہرہ کا پتہ کاٹنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اپنی شرط کے مطابق 40 دنوں سے پہلے ہی انہوں نے زہرہ کو اس گھر سے نکال باہر پھینک، اور اب وہ اسے ارتضیٰ کی زندگی سے باہر نکالنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن اس سے پہلے ضروری تھا اور ارتضیٰ اور شہرین کا نکاح۔ آئینے کے سامنے تیار ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں کی اداسی واضح تھی۔ کتنا عجیب تھا وہ شخص جس نے اتنی مشکلوں کے بعد اپنی محبت کو حاصل کیا اور پھر کچھ ہی دنوں میں اس سے دستبردار ہونے جا رہا تھا۔ کیا ہر ایک کو محبت بس نام کی حد تک ہی دستیاب ہوتی ہے؟ اگر تمہارے لیے میری محبت کوئی معنی نہیں رکھتی تو میں بھی تم پر یہ ثابت کر دوں گا کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے بھول جانا چاہتا ہوں۔ تم اگر صرف میرے نام کی طلبگار تھے تو میں تمہیں اپنے نام کی حد تک محدود کر کے رکھ دوں گا زہرہ ارتضیٰ۔ اس نے آخری بار سوچا اور کمرے سے باہر چلا آیا۔ نکاح کا فنکشن ان کے گھر میں ہی رکھا گیا تھا۔ شہرین کو اس کے پاس لا کر بٹھایا گیا تو اس نے آنکھ اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا۔ اس وقت اس کے دل کی کیا حالت تھی صرف وہی جانتا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر چل رہا تھا جب زہرہ سہج سہج کر چلتی اس کے پہلو میں براجمان ہوئی تو اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔
بالآخر نکاح شروع ہوا اور اس سے اس کی مرضی کے متعلق پوچھا گیا۔ ایجاب و قبولیت کے بعد اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے اور خود کو ناپسندیدہ وجود کے حوالے کر دیا، جو اس وقت اسے پا لینے کے بعد خود کو خوش قسمت تصور کر رہی تھی۔ زہرا تو شاید اس وقت سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس پر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ نکاح کے بعد ارتضیٰ کے کمرے میں شہرین کو منتقل کر دیا گیا، جس نے اپنے نکاح کے لیے بھی نیلے رنگ کی ساڑی کا انتخاب کیا تھا، جس میں اس کے بازو بالکل واضح تھے۔ اسے سخت خوف محسوس ہو رہی تھی۔ روایتی دلہنوں کی طرح سکڑ سمٹ کر بیٹھنے سے کمرے میں جانے سے پہلے ایک بار پھر اس کے دل کی حالت عجیب تھی۔ آج اس کی ماں کے چہرے پر پھیلا ہوا اطمینان اور باقی لوگوں کی خوشی کے باوجود اس کے دل میں خوشی کی ایک لہر بھی نہیں پھوٹ پائی۔ آج تقریباً 4 دنوں کے بعد اس نے خود موبائل نکالا اور زہرا کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ ایک آخری بار کسی کا ہو جانے سے پہلے اس سے بات کر لینا چاہتا تھا۔ کیسی ہو؟ اس مختصر سے سوال میں بھی جتنا قرب چھپا تھا، یہ مقابل کو اپنی دھڑکنوں پر گرتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ کیسے ہیں؟ بہت خوش ہوں، اپنی زندگی کی شروعات کرنے جا رہا ہوں، تو سوچا ایک بار پلٹ کر پھر دیکھ لوں۔ زہرا نے ناسمجھی سے موبائل کو دیکھا۔ وہ شخص کیا کہہ رہا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ کیا مطلب آپ کا؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے دھڑکتے ہوئے دل سے سوال دہرایا۔ دوسری شادی کر لی ہے میں نے، بس یہی بتانے کے لیے تمہیں کال کی تھی۔ آج رات ایک بار پھر اسی کمرے میں جا رہا ہوں جہاں میری دلہن میری منتظر ہے۔ اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے دھتکار دیتی ہے یا سمیٹ لیتی ہے۔ اور مقابل کی جیسے قوت گواہی ہی سلب کر لی گئی تھی۔ وہ بالکل ساکت ہو چکی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے ارتضیٰ نے اس کی سماعتوں پر بم پھوڑ دیا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ پوچھتی، کال کاٹ دی گئی اور وہ بے یقینی سے موبائل کو دیکھتی رہ گئی۔ ارتضیٰ کیا کہہ رہا تھا؟ اگر یہ مذاق تھا تو بہت ہی بھیانک مذاق تھا۔ اس نے ایک بار پھر ارتضیٰ کا نمبر ڈائل کیا، لیکن موبائل آف جا رہا تھا۔ اس نے اسی وقت اپنی ساس کو کال کی۔ آنٹی، ارتضیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے دوسری شادی کر لی؟ آنٹی وہ مذاق کر رہے ہیں نا؟ سرینا بیگم کے کانوں میں اس کا بےتاب سا لہجہ سنائی دیا۔ بالکل نہیں، مذاق کیوں کرے گا؟ دوسری شادی کر لی ہے ارتضیٰ نے، شہرین کے ساتھ، اور آج ان کی سہاگ رات ہے۔ اور زہرا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر پورا آسمان گر پڑا ہو۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں آنٹی؟ بالکل ویسے ہی جیسے تم نے مجھ سے میرا بیٹا چھینا تھا اور اسے میرے ہی خلاف کھڑا کر دیا۔ آج میں نے تم سے تمہارا سب کچھ چھین لیا۔ زہرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ اسے ذرا برابر اندازہ نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ کتنی چال بازی سے کھیلا گیا ہے۔ اگر تم میں ذرا برابر عزت بچی ہے تو اب اس گھر میں لوٹ کر مت آنا اور اس کی زندگی کو جہنم مت بنانا۔ اس کی ساس نے صرف ایک ہی پل میں سارا رویہ بدل کر اسے ہلا کر رکھ دیا۔ نہیں آنٹی، میں ایک بار آپ کی بات مان کر بہت خسارہ اٹھا لیا، اب نہیں۔ کتنی ہی دیر وہ روتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں وہ منظر لہرا رہا تھا جب وہ منت بھرے لہجے میں اس سے اپنا حق مانگ رہا تھا، جب وہ اپنی انا اس کے قدموں میں رکھ کر اس کے محبت کا طلبگار تھا، اور وہ ساس کے شاطر رچائے ہوئے کھیل میں آ گئی۔ وہ پوری رات اس نے روتے اور تڑپتے ہوئے گزار دی، لیکن صبح اس نے ایک نئے عزم لے کر آئی تھی۔ ارتضیٰ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، شیرین بیڈ پر موجود نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو ارتضیٰ نے بے اختیار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سرخ رنگ کی نائٹی میں اس وقت اس کا جسم بالکل واضح تھا۔ شہرین نے بنا کسی لحاظ کے آتے ہی اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ اس نے جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو چھوا اور ارتضیٰ کے چہرے کا رنگ ایک دم سے بدل گیا۔ اس رات شہرین نے اسے مکمل طور پر اپنا بنا لیا تھا۔ اس پر اپنے حسن کے جلوے بکھیرتے ہوئے اس نے ارتضیٰ کو بالکل زیر کر دیا تھا۔ صبح ہوتے ہی زہرا نے اپنا سامان پیک کیا اور اپنے گھر واپسی کے لیے نکل آئی۔ لاؤنج میں ہی اسے زرینہ بیگم مل گئی، جو طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم اس قدر بے وقوف ہو۔ اب یہاں پر کیا لینے آئی ہو؟ کچھ بھی نہیں بچا تمہارے لیے؟ اس نے نظر بھر کر زرینہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج ان کے سامنے معصوم سی زہرا نہیں تھی۔ جو سب کچھ کھویا ہے وہ یہیں پر ہے۔ مجھے اپنی محبت پر اتنا بھروسہ ہے کہ میں کھوئی ہوئی ہر چیز کو واپس پا لوں گی۔ کہتے ہوئے وہ ان کے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ بس ایک نظر اس نے ارتضیٰ کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا تھا اور پھر دوسرے کمرے میں اپنا سامان رکھ دیا۔ اس وقت اس کے دل کی جو حالت تھی وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔
صبح ارتضیٰ کی آنکھ کھلی تو شہرین اس کی باہوں میں سو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں چاہنے کے باوجود اسے وہ احساس نہیں گھیر پایا جو زہرا کو اپنے قریب سوتے دیکھ کر ہوتا تھا۔ بیڈ سے اٹھ کر وہ فریش ہونے کے بعد جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، سامنے موجود کمرے کے کھلے دروازے نے اسے چونکا دیا۔ دروازے کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھا ہوا وجود اسے درد بھری نظروں سے گھور رہا تھا۔ پہلے تو ارتضیٰ کو یوں معلوم ہوا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، لیکن وہ حقیقت میں زہرا تھی۔ وہ قدم بڑھاتے ہی زہرا کے قریب چلا گیا۔ تو تم لوٹ آئی ہو۔ زہرا اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ اس وقت وہ ارتضیٰ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو اس کے دل کا حال بیان کر رہے تھے، اور اسے اس حالت میں دیکھ کر ارتضیٰ کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں اپنا سب کچھ کھونے کے بعد لوٹ آئی ہوں، بس اس بات کا دکھ ہے مجھے۔ تو تم مانتی ہو کہ تم نے لوٹ آنے میں دیر کر دی؟ میں نے دیر کر دی اور اپنے غصے کا خسارہ پا لیا۔ مجھے لوگوں پر اندھا اعتماد کرنے کی سزا مل چکی ہے۔ زہرا نے آگے بڑھتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ اس کا وجود اور اس کی قربت ارتضیٰ علی کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ زہرا مسلسل رو رہی تھی اور ارتضیٰ کو اندر ہی اندر اس کا احساس کھائے جا رہا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور شہرین باہر آئی۔ ان دونوں کو اس حال میں کھڑا دیکھ کر وہ آگ بھگولا ہو گئی۔ خالہ جان نے تو کہا تھا کہ وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل گئی ہے، لیکن وہ نہ صرف یہاں تھی بلکہ ارتضیٰ کی باہوں میں بھی موجود تھی۔ تم اب یہاں پر کیا لینے آئی ہو؟ اپنی مرضی سے ارتضیٰ کو چھوڑ کر گئی تھی نا؟ زہرا اس کی بات سن کر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ شہرین اس وقت جس حلیے میں موجود تھی، ارتضیٰ کو خواہ مخواہ ہی شرمندگی ہونے لگی۔ شہرین، تم اندر جاؤ اور اپنا حلیہ تبدیل کرو، ارتضیٰ نے سخت لہجے میں کہا۔ تم میرے شوہر ہو تو میں تمہارے سامنے جیسے مرضی رہوں، اور ویسے بھی اتنی خوبصورت رات کے بعد تمہارا یہ کہنا نہیں بنتا۔ اس نے جان بوجھ کر زہرا کو دیکھتے ہوئے اس رات کا ذکر کیا، اور اس کے چہرے پر دکھ کے سائے لہرائے۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ ارتضیٰ کو کھو کر اس نے کتنا نقصان کیا ہے۔ ارتضیٰ آفس کے لیے چلا گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد ہی زرینہ بیگم اور شہرین نے اپنے طنز اور طعنوں کا آغاز کر دیا، لیکن زہرا چپ چاپ ہی سنتی رہی۔ اسے بس اب صرف ارتضیٰ سے مطلب تھا۔ اس نے کسی بھی چیز پر حق ظاہر نہیں کیا۔ رات کو ارتضیٰ آیا اور کھانا کھانے کے بعد ایک بار پھر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے پیچھے ہی شہرین اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ زرینہ بیگم نے مسکراتے ہوئے زہرا کو دیکھا۔ ان کے مسکراہٹ کا مفہوم وہ اچھے سے سمجھتی تھی۔ وہ اپنے آنسوؤں کو حلق میں اتار کر وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر کے بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ شہرین ایک بار پھر اپنے حسن کے جلووں کے ساتھ ارتضیٰ پر جلوہ گر ہوئی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں وہ اسے متوجہ نہیں کر پا رہی تھی۔ بالآخر ارتضیٰ نے اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے سونے کے لیے کہہ دیا، جسے سن کر وہ سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ ارتضیٰ چاہنے کے باوجود خود کو زہرا کے خیال سے دور رکھنے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اسے بار بار زہرا کا خیال ستائے جا رہا تھا۔ بالآخر وہ اٹھا اور شہرین کے منع کرنے کے باوجود کمرے سے نکل کر زہرا کے کمرے میں چلا گیا۔ اسے اپنے کمرے کی دہلیز پر دیکھ کر زہرا اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ ارتضیٰ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ بس کبھی کبھی ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جو ہمارے رشتوں کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہیں۔ ارتضیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے نکلنے والی آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، اور پھر بے اختیار ہی اس کے سرخ کپ کپاتے ہوئے لبوں پر جھک گیا۔ ارتضیٰ و شہرین، اس رات اس نے ایک بار پھر اسے دوسروں کا احساس دلانا چاہا، لیکن ارتضیٰ نے اس کی ہر مزاحمت کو سختی سے کچل کر اسے خود میں سمیٹنا شروع کر دیا، اور وہ سمٹتی چلی گئی۔ اس رات ارتضیٰ کو محسوس ہوا تھا کہ اصل سکون کسے کہتے ہیں۔ شرعی حقوق رکھنے کے باوجود مرد کو کمرے میں طوائف کی جگہ حسن و حیا میں ایک گندی ہوئی بیوی چاہیے ہوتی ہے۔ زہرا کو پا لینے کے بعد اسے محسوس ہوا تھا کہ محبت اور قربت کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں۔ وہ رات شہرین نے جیسے گزاری صرف وہی جانتی تھی۔ وہ کسی صورت بھی ارتضیٰ کو شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ زرینہ بیگم سے اس نے جس لہجے میں بات کی، انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ کبھی بھی زہرا کو ارتضیٰ کی زندگی میں قابل قبول نہیں سمجھے گی۔ انہوں نے اس کا غصہ دیکھتے ہوئے اسے ریلیکس رہنے کو کہا اور صرف 2 دن کا وقت مانگا۔ ان 2 دنوں میں انہوں نے زہرا کو حد درجہ ٹارچر کیا کہ وہ یہاں سے چلی جائے اور ارتضیٰ کو چھوڑ دے، لیکن وہ اب کسی کی باتوں میں آنے والی نہیں تھی۔ ارتضیٰ کو تو جیسے جنت مل چکی تھی۔ زہرا کو خود سے قریب کرنے کے بعد وہ اس کی محبت میں مزید دیوانہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اور چاہنے کے باوجود وہ شہرین کو وہ توجہ اور طلب نہیں دے پاتا
ज़ोहरा ने उससे हर गलती की माफ़ी माँग ली थी और अब वो अपने लम्स से उसे अपना मज़ीद दीवाना बना रही थी। उसे सिर्फ़ ज़ोहरा की कुर्बत से नहीं, बल्कि उसके शर्म-ओ-हया, झिझक और किरदार से भी मोहब्बत थी, और यही चीज़ें ज़ोहरा के लिए एक मज़बूत हथियार थी। जबकि उसके मुकाबिल शहरीन हर वक्त गैर मर्दों पर अया रहने वाली लड़की थी। वो अपनी खूबसूरती से लड़कों को अट्रैक्ट करना अच्छी तरह जानती थी। हत्ता के घर में भी वो इस हुलियों में घूमती कि मुलाजमीन की भी परवाह नहीं करती। इर्तिजा उसे कितनी मर्तबा टोक चुका था, लेकिन वो कभी भी अपने असूलों को तोड़ते हुए अपनी मर्जी में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। आए रोज जनीना बेगम से उसके झगड़े तूल पकड़ने लगे। इस रोज़ भी ज़ोहरा और इर्तिज़ा शॉपिंग करने के लिए गए। हालांकि उससे एक दिन पहले शहरीन ने जी भरकर शॉपिंग की थी और इर्तिज़ा ने उसकी मर्जी की हर चीज़ उसे दिलाई थी। लेकिन उसके बावजूद ज़ोहरा और इर्तिज़ा को एक साथ देखकर वो मामूल के मुताबिक भड़क उठी थी। उसे कभी भी ये बात बर्दाश्त नहीं थी। आपने मुझे कहा था कि इर्तिज़ा कभी भी ज़ोहरा के करीब नहीं जाएगा और आप 2 दिन के अंदर उसे इस घर से हमेशा के लिए भेज देंगी। लेकिन अब वो बगैर किसी लिहाज के जरीना बेगम पर चीख रही थी कि तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो, और वैसे भी तुम्हें इर्तिजा पर खुद ही काबू पाना चाहिए। मैं इसी लहजे में बात कर रही हूँ जिस लहजे में आप डिजर्व करती हैं। पहले तो आपको अपने तावीज़ों पर बहुत यकीन था कि आपने ज़ोहरा को इस बात पर कायल कर लिया कि वो इर्तिजा को अपने करीब न आने दे, और फिर आपने चालाकी से उसे इस घर से निकाल कर मेरा निकाह भी करवा दिया। लेकिन अब आप तलाक नहीं करवा पा रही, या फिर आप यूं कहें कि आप चाहते ही नहीं कि उसकी तलाक हो और वो मेरी ज़िंदगी से मुसीबत की तरह निकल जाए। आप भी उन सब बातों में मिली हुई हैं ना? वो चीख रही थी और जरीना बेगम की रंगत बेख्तियार ही जट पड़ गई। उनकी तवज्जो उसकी बातों से ज़्यादा उसकी पुश्त पर खड़े हुए इर्तिज़ा की जानिब थी, जो बेयकीनी से बस उन्हें देख रहा था। मैं कभी भी यकीन नहीं कर सकता था कि मेरी माँ ही मेरी खुशियों की मुजरिम निकलेगी, उसने बेयकीनी से दोहराया और अपने कमरे में चला गया। उस रात शहरीन उस घर से हमेशा के लिए चली गई। उसे उस शख्स की ज़िंदगी में नहीं रहना था जो उसे अहमियत ही नहीं देता था, और वैसे भी उसने तलाक के एवज़ एक अच्छी खासी रकम इर्तिज़ा से हासिल कर ली थी। इर्तिज़ा ने ज़रीना बेगम से बातचीत मुकम्मल बंद कर दी थी। उन्होंने अपने इकलौते बेटे को खो दिया सिर्फ अपनी चालबाजी के चक्कर में। शायद वो उन्हें माफ़ भी कर देता, लेकिन पहले जैसा इत्मीनान कभी भी वो बहाल नहीं कर पाती। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मामा ने तुम पर यह शर्त आयद की है? उसने ज़ोहरा का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। मैंने अपनी बेवकूफ़ी से आपको खो दिया था, और मैं नहीं चाहती थी कि आप उन्हें खो दें, क्योंकि मैं खो जाने के दर्द से वाकिफ़ हूँ। उसके कहने पर इर्तिज़ा ने उसके माथे पर लब रख कर उसे खुद में समेट लिया। वो इसका सुकून थी, और उसके बगैर उनकी ज़िंदगी मुकम्मल बेसुकूनी का शिकार। मोहब्बत कभी उन लोगों पर मेहरबान नहीं होती जो उसे ज़बरदस्ती या चालबाजी से हासिल करते हैं। मोहब्बत उन लोगों पर मेहरबान होती है जो वक्त आने पर उससे दस्तबरदार हो जाएं, जो महबूब की खुशी के लिए अपने सारे मफाद ख़त्म कर दें, क्योंकि मोहब्बत मफाद परस्तों के हिस्से में नहीं आती।